हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो बच्चों, आज हम आप सबको अपने यूट्यूब चैनल टीचर वाला विशाल सिंह पर फिजिक्स 12th क्लास की पढ़ाएंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा को मायने रखते हुए, जिसमें हम सब वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो बच्चों, आपका जो पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, क्या है बेटा आपका पहला चैप्टर? वैद्युत आवेश या तथा क्षेत्र। क्या है हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से संबंधित क्वेश्चन क्या है आपका पहला? देख सकते हैं आप, यह दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दिए। मान लीजिए कोई दो आवेशित कण है, उनके बीच की दूरी को क्या कर दिया गया? आधी कर दिया गया। एंड जो डिस्टेंस थी वो कर दिया गया? आधी कर दी गई। तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बेटा आप जानते हैं गॉस थ्योरम में F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R²। जो दो आवेशित कण थे Q1 और Q2 हैं हमारे, और बीच की दूरी क्या है उनका? R²। तो अगर दूरी को हम आधा कर देंगे तो यानी R/2 हो जाएगा, और R/2 हो जाएगा तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे क्या हुआ? दूरी R/2 हो जाएगी, यानी आधी हो गई। जो भी दूरी रही हुई उसका मैंने आधा कर दिया। फिर हम आइए इस फार्मूले पे रखते हैं। किस पे? आपका जो ये फार्मूला है इस पे हम वैल्यू रखते हैं। तो F डैश बराबर 1/4πε0 हो गया आपका। Q1 Q2 क्या है? आपके आवेशित कण ही हैं। फिर इसके बाद में बेटा आपका R की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? दूरी को मैंने आधा कर दिया है तो R/2 हो जाएगा। क्या होगा? अगर मैंने दूरी को आधा कर दिया है तो क्या हो जाएगा बेटा? इसमें R/2 हो जाएगा। तो हम R की जगह पे क्या रखेंगे? R/2। बात है स्क्वायर की तो स्क्वायर करेंगे, तो R/2 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो आएगा आपका R²/4। फिर इसमें क्या होगा? वही नियम जो मैंने आपको बताया है, पास का गुणा पास से, दूर का गुणा दूर से, तो 4 ऊपर चला जाएगा। उसी को इसमें कॉमन ले लिया गया। F डैश बराबर 4 1/4πε0 Q1 एंड Q2 अपन R²। तो जो आपने पढ़ा है 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R², ये किससे F बराबर होता है? तो 4 फिर मल्टीप्लाई में F रख सकते हैं। तो F डैश बराबर आपका क्या आ जाएगा बेटा? 4F, यानी जो क्या होगा? 4 गुना बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, जो बल होगा उसका 4 गुना बढ़ जाएगा। या तो मैं दो आवेशित कणों के बीच की दूरी को आधा कर देंगे तो जो बल होगा आपका 4 गुना बढ़ जाएगा। इसको आप समझ गए होंगे अच्छे से बेटा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बेटा आपका? दूसरा क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए छोटी सी परिभाषा 1 नंबर की आ सकती है। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। क्या बेटा है? वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा व मात्रक लिखना है। तो आप जानते हैं इसमें वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत, मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई वस्तु स्थित है, उसके किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत बल रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। आपका क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर ई ए हो जाएगा। इसमें क्या मात्रक जो है आपका इसका वैद्युत फ्लक्स का न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम। क्या बेटा होगा इसका मात्रक? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम, या ओल्ड मीटर। क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, और दूसरा ओल्ड मीटर हो जाएगा। तो आपने वैद्युत फ्लक्स को क्या समझा? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं को क्या बोलते हैं बेटा? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। फिर आइए आगे देखते हैं क्या है अगला आपका? गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय में आप देखिएगा, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है बेटा। तो गॉस की प्रमेय में, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। क्या होता है? 1/ε0 ε0 गुना होता है। यानी गॉस का प्रमेय क्या कहता है? कोई बंद पृष्ठ ले लिया। क्या है बेटा? कोई बंद पृष्ठ लिया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। गॉस प्रमेय के अनुसार क्या हुआ बेटा? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला पृष्ठ, यानी कोई बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से जितने कुल वैद्युत फ्लक्स गुजरता है उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 होता है। 1/ε0 गुना होता है।
एप्सिलॉन जीरो को एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं बेटा। यहाँ पे जो एप्सिलॉन जीरो है ये, इसको एप्सिलॉन नॉट भी बोला जाता है। तो एक बार फिर से गॉस की प्रमेय आप समझिएगा, यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स जो है उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1 पाई एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। क्या होता है बेटा? 1 पाई एप्सिलॉन जीरो गुना होता है इसमें आपका। आप देख सकते हैं गॉस की प्रमेय को फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये इसका सूत्र हो गया। तो आपको यह कैसे समझ में आया आप लोग एक बार कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बेटा आपका है, क्वेश्चन है आपका रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य। आपका क्वेश्चन क्या बेटा? रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। तो इसको हम देखते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर, मान लीजिए कोई तार है, उसका एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर जो भी आवेश वितरित होता है उसकी मात्रा को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। किसको बोलते हैं? वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे आपका क्यू अपॉन एल। क्या होगा? लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा बेटा इसका? कूलाम पर मीटर। क्या होगा मात्रक इसका? कूलाम पर मीटर हो जाएगा। आप तो ये आप इजली याद रखिएगा, यानी रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या है? कूलाम पर मीटर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, इसमें एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजन। तो बल आघूर्ण को बेटा किससे व्यक्त करते हैं? टाउ से। किससे व्यक्त करते हैं? टाउ से बल आघूर्ण को व्यक्त करते हैं। तो आपका बल आघूर्ण क्या होगा? टाउ से। फिर क्या हो जाएगा? पी ई साइन थीटा। तो कोई भी वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल क्या है? टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो टाउ होगा आपका क्या? बल आघूर्ण हो गया। पी क्या हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है बेटा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? पी। यानी पी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। यहाँ पे पी आपका क्या हुआ? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। ई क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र। क्या हुआ? ई वैद्युत क्षेत्र। और साइन थीटा क्या बेटा है? उनके बीच बना कोण है। क्या साइन थीटा? उनके बीच बना कोण क्या हो जाएगा आपका? बल आघूर्ण का व्यंजक। तो हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र के किसी वैद्युत क्षेत्र पे रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक में क्या बल आघूर्ण को हम टाउ से व्यक्त करते हैं। तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। क्या हुआ बेटा? पी ई साइन थीटा। पी जानते हैं क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया आपका। ई क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र। क्या हुआ बेटा? ई वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको समझना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। कौन सा है बेटा? कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर 6 है। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको हमें फाइंड करना है। तो हम जानते हैं क्यू बराबर एक कूलाम लिख दिया हमने। आवेश को क्यू से व्यक्त करते हैं, यानी क्यू बराबर क्या दिया? एक कूलाम। एन निकालना है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो क्यू बराबर एन ही ये सूत्र होता है। मैंने आप लोगों को क्लास में न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस कराया है, इसको आप देखिएगा। एन बराबर, तो यहाँ पे एन निकालना था तो क्यू अपॉन ई हो जाएगा। क्यू की वैल्यू हमारे पास एक कूलाम है, 1/, ए की वैल्यू मैंने क्या रखा बेटा यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 था। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा बेटा तो क्या है आपका 0.625, और यहाँ 19 माइनस में था ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो एन बराबर क्या आएगा बेटा आपका यहाँ 0.625 इंटू 10⁻19। फिर एन को एक अंक उधर ले जाएंगे दशमलव का आपका, तो ये क्या हो जाएगा 6.25, और यहाँ पे एक जो है कम हो जाएगा आपका पावर में, जो 19 था वो क्या हो जाएगा बेटा 18 हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा। तो इसमें आपका एन बराबर क्या हुआ 6.25 इंटू 10⁸, यानी एक कूलाम आवेश में आपका जो क्वेश्चन कह रहा है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक कूलाम आवेश में 6.25 क्या होगा बेटा 6.25 इंटू 10⁸, 6.25 इंटू 10⁸ कूलाम होगा। क्या होगा बेटा
6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम होंगे। आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है बेटा आपका, निर्वात की वैद्युशीलता यानी एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होगा, वह इसकी बीमा भी लिखना है। तो निर्वात की वैद्युशीलता को बेटा हम एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो से व्यक्त करते हैं। आप इसको एप्सिलॉन जीरो भी बोल सकते हैं या एप्सिलॉन नॉट भी। तो इसका मात्रक होता है बेटा क्या होगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। जो निर्वात की वैद्युशीलता है एप्सिलॉन नॉट है, तो उसका मात्रक होता है क्या बेटा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और इसकी बीमा होती है बेटा m⁻⁻1 l⁻−3 t⁻4 e⁻2। तो m क्या बेटा यहाँ पे मास है, l लेंथ हो जाएगा, लंबाई की बात है, m द्रव्यमान हो जाएगा, t समय हो जाएगा, ये आपका धारा हो जाएगा, एम्पियर की बात है। तो आपने देखा जो आपका पहला चैप्टर था उसके संबंधित जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से, उससे आपने सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं बेटा। तो इसके साथ हम लोग चैप्टर 2 पे आते हैं। इसमें थोड़ा बहुत देखते हैं क्या है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता क्या है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र लिखिए। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का बेटा, तो संधारित्र या धारिता को किससे व्यक्त करते हैं, सी से। क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। फिर आइए देखते हैं सी बराबर के, ये ई एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो जाएगा। और जहाँ पे क्या क्या हो जाएगा बेटा, परावैद्युतांक। क्या क्या हो जाएगा आपका, परावैद्युतांक हो जाएगा। के बराबर क्या हुआ, परावैद्युतांक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 और आपका दूसरे चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन दिया है, किसी समान प्लेट संधारित्र में परावैद्युतांक पदार्थ भर देने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या दिया है, कोई समांतर प्लेट है जिसके संधारित्र में परावैद्युतांक पदार्थ क्या है, परावैद्युतांक पदार्थ भर दिया जाता है, तो उसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सी बराबर के, ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सी बराबर के, ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो सी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, क्या होगा, सी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, यानी एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती। अगर उसकी धारिता बढ़ेगी, क्योंकि धारिता में परावैद्युतांक भरा जाएगा, तो क्या होगा, उसकी धारिता बढ़ेगी। मान लीजिए कोई समांतर प्लेट है, ठीक, उसमें अगर हम परावैद्युतांक पदार्थ भर देते हैं तो उसका धारिता भरेगी, यानी धारिता बढ़ेगी, तो क्या होगा, उसका परावैद्युतांक भी बढ़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी अनुक्रमानुपाती होते हैं। अगर धारिता बढ़ेगी तो परावैद्युतांक भी बढ़ेगा, अगर धारिता कम होगी तो परावैद्युतांक भी कम होगा, यानी धारिता बढ़ जाती है अगर उसमें परावैद्युतांक पदार्थ भर दिया जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा आपका, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखना है बेटा, तो म्यू ई बराबर आपका हाफ एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर होगा। क्या, म्यू ई बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, परावैद्युत पदार्थ क्या है। इस बार तो इसको देखिएगा, परावैद्युत पदार्थ क्या है, ऐसे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। ऐसा पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह ना होने दे, यानी विद्युत धारा को प्रवाहित ना होने दे, वही क्या है, लेकिन विद्युत प्रभाव दर्शाते हैं। ऐसा पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित ना होने दे, लेकिन विद्युत धारा को दर्शाते हैं, कि वो दिखाए कि विद्युत धारा इसमें है, लेकिन विद्युत धारा का फ्लो ना होगा, यानी इसका करंट फ्लो ना करे, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे उन्हें क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा कांच, मोम, कागज, तेल। तो आपका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, कांच हो गया, मोम,
तेल, कागज। तो ये 4 इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए जो परावैद्युत पदार्थ का एग्जाम्पल है। तो परावैद्युत पदार्थ आपने क्या समझा? सब वो पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा का प्रवाह न होने दें, और यह भी दर्शाए साथ ही में कि उसमें विद्युत धारा का प्रभाव है। ठीक है जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने। तो साथियों क्या है आपका नया चैप्टर विद्युत धारा है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपने देखा 2 चैप्टर आपका पहला और दूसरा से संबंधित जो आपके छोटे छोटे क्वेश्चन थे उनको मैंने कवर कर दिया कि आपका कोई क्वेश्चन स्किप ना हो, और कम से कम शब्दों में समझाने का आपको प्रयास किया है। और यह आप लोग देखिएगा क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट सेशन है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट भी करिएगा कि आपको यह सेशन कैसा लगा। थैंक यू।